कि मैं जब थी, जिस गड्ढे में थी, जिस जगह पर थी, मेरे लिए दुनिया जो थी वो दरिंदों की तरह थी मेरे लिए। मुझे ये बताया गया था कि हर गैर अहमदी जो नॉन अहमदी है वो तुम्हारे लिए दुश्मन है। देखें, जमाते अहमदिया के अंदर खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि जो आपकी नज़र में या किसी भी अकीदतमंद की नज़र में खुदा का है। जब पाकिस्तान में एक कोई अहमदी मारा जाता है, एक उसका शोर उठता है कि वो विक्टिम हुआ, अब्यूज हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत उनको एज अ विक्टिम के तौर पे उनकी प्रोसिक्यूशन में आता है। मुझे तो बथेरी कहा गया। मैं तो पाकिस्तान गई थी, तो मेरे जो करीबी जो वो बच्चे जिनके मैंने डायपर बदले हैं या उनको मैंने उन्होंने मुझे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप दोबारा मुड़ के ना आना, मर मार देंगे आप। पहले जो आपका सवाल है कि ये सफ़र कैसा रहा, तो ये ऐसा ही है कि हर सोच जो रखने वाला इंसान है वो इसको इसी नज़र से देखेगा कि ये हम ऑन करते हैं, ये जो हमारी जर्नी होती है, हर इंसान की है, अपनी जर्नी है। बशर्तिया कि उसके अंदर ये सोच का कीड़ा पाया जाता हो, ये ज़िंदा रह गया हो, किसी तरह जो बच जाए अकीदत के हाथों। मेरे साथ भी शायद यही ज़ुल्म हुआ कि जहाँ पे पूरे भेड़-बकरियाँ थीं पूरे समाज में, वहाँ जो एक रेवड़ की मानित समाज था, जहाँ पे चूं-चुरां करने की इजाज़त नहीं थी। सरों के ऊपर जो थे अकीदत के खोल चढ़ा दिए गए थे। गले में हमारे तोख थे खिलाफत के। बेड़ियाँ थी पाँव के अंदर जिनको निज़ाम जमात की। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं वो किलबलाता हुआ जो कीड़ा मेरे अंदर रहा, जो बारहा जो है मुझे सोचने पे मजबूर करता था, बहुत से छोटे-छोटे सवाल उठाता था और कहीं न कहीं जो है वो मुझे पिंच करता रहता था हर लम्हे। उसमें एक छोटी-सी एक इब्तिदाई सी मिसाल आपको देती हूँ कि मुझे याद है हमारे घर में बच्चे थे, हम इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम था रब्वा में, इकट्ठे रहते थे सारे मेरे कज़िन्स वगैरह एक ही घर में। तो उनमें फैमिली के बच्चे जब इकट्ठे होते थे तो समर टाइम में ख़ास तौर पे बड़ा गर्म माहौल होता है रब्वा का, पंजाब का पहाड़ी इलाका था। तो हमारे घर में वो रवाज था कि जिस तरह वहाँ हर घर का यही रवाज था कि बच्चों को बिठा के जब थोड़ी-सी गैदरिंग होती है वहाँ मज़हबी माहौल, मज़हब की वही हिस्ट्री और तारीख बार-बार रिपीट करवाई जाती है उन्हीं चीज़ों को। तो मेरी ये आदत थी कि मैं बार-बार जो है सवाल करती थी बुजुर्गों से, और बुजुर्गों के पास जवाब नहीं होता था तो वो आपको पता है कैसे चुप करवाते हैं। तो वो मेरे दादा जान जो है ना वो मुझे अक्सर मरहूम वो कहते थे, मुझे जब भी मुझे दूर से आता देखते थे ना, तो उनका एक मिर्ज़ा गुलाम अहमद का शेर है दुर समीन में उनकी किताब में कि ए कादिरो तवाना आफ़ात से बचाना, हम तेरे दर पे आए, हमने है तुझको माना। तो वो मेरे दादा जान आफ़ात की जगह अफ़ाफ़ लगा देते थे। वो दू वो दूर से मुझे देख के या कादिर तवाना आफ़ाफ़ से बचाना। तो उनको ये उस उम्र में भी उनको कहीं न कहीं मेरी हरकतों से नज़र आता था कि इससे हुँ, बचाना। तो वो मैं उनको पलट के कहती थी कि अब्बा जान उनको कह देते हैं, अब्बा जान आफ़ाफ़ से बचाना नहीं, आफ़ाफ़ को बचाना लगाएँ। और वो ऐसा वो फ़िक्रा उनकी वो जो कम्युनिकेशन थी हम दोनों की आपस में, वो कि मज़ाक में ज़रा बचपन का था, लेकिन मुझे आज तक वो याद आती है उनकी कि हुँ, मेरा उनका फ़ौरन बरमला कहती थी अफ़ाफ़ को बचाना, और वही बात हुई कि मुझे बचा लिया। नकाब उनको सिखाया जाता बाहर जाने के लिए नहीं, ये उनका ट्रेडिशन है, उनको अंदर भी यही देह होता है उनका। क्योंकि ये नक बुर्का जो है ना उनका, इनका बड़ा घिनौना किस्म का बुर्का है। सॉरी टू से कि ये इन लोगों का इन्होंने जो अपना एक पर्दा का कॉन्सेप्ट बनाया है ना, ये इंतहाई खौफ़नाक है। और ये इसमें सिर्फ़ पर्दा ही नहीं, अब इसकी डेफ़िनेशन ये है कि जो लड़की बाहर भी जाके पढ़ने जाएगी, उसने पूरा फुल बुर्के में जाना है। ये उनको अपनी पहचान कहते हैं। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह सिखिज़्म में आपने 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा सिखिज़्म खड़ा है, कि जो 5 उनको कहते हैं कि कंघा, कच्छा, कड़पान और ये मत कड़ा, ठीक है? ये केस, ये 5 है ना उनके। इसी तरह इनका भी जो है ना, इनके भी जो पगड़ी जो मिर्ज़ा साहब की है, या आपने समझ लें बुर्का औरतों का है, तो मर्दों का जो पहनावा है, ये तमाम चीज़ें ये इनका साइन है, इन्होंने अपने सिंबल बना लिए हैं। जश्न तशक्कुर का टाइम था, मेरा एक तो जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद का जब दौर था, चौथे खलीफा का, उन्होंने उस टाइम पे बाकायदा बैजेज़ जो हैं जमात ने बहुत बड़ी तादाद में कलमे के बैज और तमाम वो चीज़ें जो इस्लामी इस्लाहात होती हैं, जो कानून में मना है। देखें, कानून सही है या गलत है वो एक अलग बहस है। अगला मरहला ये है कि वो कानून इस वक़्त मौजूद है।
ठीक है, राइट है या रॉन्ग है वो एक अलग बहस है, अलग कर दें। इस वक्त मौजूद है, अब क्या करना है? आपके हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, बंदरों के हाथ में उस तरह है। क्या आप करेंगे? क्या आप अपनी गर्दन जाके उनके आगे कर देंगे? क्या बार बार उनको देंगे कि आके उस तरह खुद भी मारो, हमें भी मारो? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपने अपना बचाव कैसे करना है, ना कि अपनी गर्दनें आगे पेश करनी है। अब इनका तरीका क्या था? इन्होंने जमात ने अपने खर्चे पे लाखों की तादाद में बैज के बड़े बड़े बंडल थे, स्टिकर्स थे, लोगों को प्रोवाइड किए कि अपने ऊपर लगाएं, लगा के घूमें। और उस दौरान बेशुमार नौजवान लोग जो हैं वो जो अरेस्ट हुए। उसके बाद क्या हुआ? उनको असीराने राहे मौला का खिताब दिया गया। असीराने राहे मौला क्या है? जो राहे मौला की राह में असीर हुए। क्यों? आपने कानून के साथ मुठभेड़ की, उनको हम्म। दरस दिया, उनको प्रोवाइड किया, अपना चंदे जितने कलेक्ट करते हैं वहां उन पे लगाए और उनको कहा जाके गर्दनें आगे करो। देखिए ये जो तरीकाकार है ये गलत है कानून के साथ। अगर आप किसी कानून की को गलत समझते हैं, जो कि हम सब समझते हैं, आपको उसके लिए बाकायदा कानून साजी, आपको उस मैदान में जाना चाहिए और जाके उसको अंडू करना चाहिए, उसके खत्म होने के लिए काम करना चाहिए, लोगों में बैठना चाहिए, गलत फहमियां दूर करनी चाहिए, ना कि अपनी गर्दनें पेश करना। ठीक है ये। और फिर मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने उसी टाइम पे एक दुआ इंट्रोड्यूस करवाई थी, बाकायदा उनका खुतबा है। उसमें उस दुआ के अल्फाज ये थे जिसके स्टिकर हर घर में दिए गए थे और हर बच्चे बच्चे को कहा गया था कि दिन में 1000 दफा इसको रिपीट करें जितना हो सके। क्या थी दुआ? उसके अल्फाज ये थे कि ए अल्लाह, इनको पीस कर रख दे, पारा पारा कर दे, इनकी राख उड़ा दे। किनको? जो हमारे मुखालिफिन हैं। हम्म। ठीक है, मुखालिफिन कौन है? आप सब। तो एक ठीक है। बात बताएं अफाफ, सॉरी मैं आपको हम्म, बहुत छोटा सा इंटरप्ट करूंगा, कि जिस तरह पाकिस्तान की अक्सरियती सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान अहमदियों को गैर मुस्लिम समझते हैं, तो अहमदी मुसलमान भी क्या बकिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये तरकीब हमें दी जाती है, हमारे लिए बाहर जितने हम्म। भी लोग हैं वो हमारे लिए आप समझ लें काफिर है। हम उनसे बात नहीं कर सकते। आपको पता है मिर्जा गुलाम अहमद का एक, जिस तरह उनका एक शेर है कि हैं दरिंदे हर तरफ, मैं आफियत का हिसार हूँ, मैं मेरी तरफ आओ। हम्म। वो बकायदा उसका मतलब ही ये है कि आप सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है हम्म। दरिंदे हर तरफ, मैं हूँ आफियत का हिसार। कि हम्म। मेरी उन्होंने ये बकायदा रब्वा का जो क्रिएट करने का, रियासत के अंदर एक रियासत बनाने का मकसद ही ये था कि हमें हमारी हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए, हम अपने तौर अपनी एक रियासत बनाएं जिसमें हर चीज हमारे ओन हो। अब निज़ाम जमात क्या है? पैरेलल एक निज़ाम है जो कानून से अलग है। आपको ये पता है कि रब्वा के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट वर्क नहीं करता। कि रब्वा में कोर्ट भी है, पुलिस भी है, लेकिन उनको रब्वा के अंदरूनी इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई भी इख्तियार नहीं दिया जाता, बल्कि उल्टा उनको महाना भत्ता दिया जाता है कि खामोशी से बाहर बैठ के आप बस वॉच करें। ठीक है, हम्म। कोई भी इंटरनल मामलात तो होते हैं इसका किसी तरह मतलब के। तो ये हुआ अफाफ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब कानून के खिलाफ जाते हुए, ठीक है वो एक फजूल और अहमकाना स्टूपिड कानून है, लेकिन उसके खिलाफ जाते हुए जब अहमदी मुसलमान नौजवानों को बकायदा मरने के लिए छोड़ दिया गया पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जमाते अहमदिया के करता धर्ताओं ने उनके खून को पूरी दुनिया में अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल हम्म। यही मैं आपको शुरू से ही कहती हूँ, हर इंसान को जो कहते हैं यहाँ पे कि मजलूम मजलूम नहीं। मैं मजलूम, आम अहमदी मजलूम है, इसमें कोई हम्म। शक नहीं, लेकिन वो डबल मजलूम है। आप अपना हम्म। विजन यहाँ दुरुस्त कीजिए। आप उसको सिर्फ मजलूम कहते हैं, मैं उसको डबल मजलूम कहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बाहर से उनके हाथों हैं जो उनको मार रहे हैं काफिर कह के, अंदर से उनको हाथों हैं जो उनको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है जिन्होंने। वो दोनों तरफ से पीस रहे हैं और दोनों तरफ हाथी जो हैं वो उनको रौंद रहे हैं। हम्म। अब आप ये देख लें, सिंपल मिसाल इसकी, कि रब्वा में कहा जाता है कि अहमदी जो है जो मजलूम है, ठीक है, अहमदी आप रब्वा से बाहर देखिए, उनकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है, जाने महफूज नहीं है, उनकी कोई राइट्स महफूज नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
इसी तरह मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जितने शऊर रखने वाले हैं, आपको पता है कि सिंध के आधे से ज़्यादा जो गाँव हैं वो जमात अहमदिया की मलकियत हैं। आपको पता है पंजाब के गाँव जो है जमात अहमदिया की मलकियत हैं, बेशुमार गाँव, पूरे के पूरे गाँव। मैं ज़मीनों की बात नहीं कर रही, बलूचिस्तान में अभी पिछले दिनों गए थे ज़मीन लेने के लिए, वहाँ से उनके ऊपर केस हुआ है। आपको पता है ये तमाम कहाँ से उनकी प्रॉपर्टियां महफूज कैसे हैं? इस वक्त मिर्जा मसरूर साहब की कोई 16-17 के करीब ऑफशोर कंपनियां हैं। उनकी जमाते अहमदिया के जितने भी मिर्जा खानदान के फर्द हैं, बच्चे से लेकर जो 18 साल से ऊपर है, हर किसी के पास ऑफशोर कंपनियां हैं। कैसे? हम्म। आप बात करते हैं सियासतदानों की, लोग शोर मचाते हैं, बाकी लोगों का ठीक है, मानती हूँ, लेकिन यहाँ तो अकलियत है ना भाई। अगर हम्म। आपके पास ऑफशोर कंपनियां हैं, उनका कैसे हो जाती हैं? आपकी जायदादें इनकी वहां कैसे महफूज हैं? अगर आम हम्म। पब्लिक की नहीं है, आम अहमदी की नहीं है, इनकी जानें कैसे महफूज हैं? आप देखिए मिर्जा मसरूर अहमद कौन है? मिर्जा मसरूर अहमद, हम लोग जो समझते हैं ना कि ये सिर्फ खलीफा हैं जमात के। आप इनको पंजाब की हद तक देखें तो वो जमात अहमदिया के खलीफा हैं। आप इनको सिंध की हद में ले जाएं तो ये वडेरे हैं। हम्म। इसलिए है जवाब इनका। क्योंकि आप इनको देखें कि इनके जो मिर्जा मसरूर के, इवन के इनकी जमात अहमदिया के जितने मिर्जा खानदान के कई जो लोग हैं, इनकी अब मिर्जा मसरूर की बेटी ही एक ही बेटी है। उनका दामाद कौन है? दामाद जो है उनका ये फाते डारी, डारी खानदान सिंध का इतना मशहूर, उनके कितने गांव हैं। हम्म। आप ये कहना चाह रही हैं फाफ कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने अहमदी कार्ड प्ले किया, जिसने अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दिया, वो कहीं ना कहीं जो है मिर्जा खानदान के वेस्टर्न इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है उनको प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, क्यों? 100%। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपने क्या समझा है कि आप किसी भी मिर्जा खानदान इस वक्त आप जो समझते हैं कौन है, मिर्जा खानदान इस वक्त जमात अहमदिया को ऑन करता है। मिर्जा खानदान हम्म। उनके बाप की जागीर है। अब ये बाकी जो हम अलग समझते फिर हैं, जो आपने कहा था कल्ट है, कल्ट तो का मतलब ही ये बनता है ना कि मजहब होता है वो चीज जो आपके पास एक लाहे अमल है, आप उसके बाद आजाद हैं, आप इसको फॉलो करें, ये कितना फॉलो करें, क्या करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास लाहे अमल है, इसको मजहब कहते हैं। लेकिन कल्ट क्या है? कल्ट का और मजहब का डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि हम्म। कल्ट आपको जबरदस्ती उन चीजों को फॉलो करवाता है, कंट्रोल करके, हम्म। जो आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ता। ठीक है। आप आपको आपको अहमदी मुसलमानों में और इस्माइली मुसलमानों में, जो कि आगा खान को की पूजा करते हैं, एक तरह से उनको भी मौला अली का डिसेंडेंट मांगते हैं, उनको चंदे देते हैं, उसमें कोई सिमिलैरिटी नजर आती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनमें भी और भाई भाई में भी बहुत है। इन हम्म। बल्कि मसीहियत को भी देख लें, क्योंकि ये सारे चरबा है ना एक दूसरे का। हम्म। आप इनको मसीहियत को निकाल लें, मसीहियत का जो कॉन्सेप्ट है पॉप चुनने का, या ये तमाम वही इनके खलीफा चुनने का है। पूरा जो पूरा प्रोसेस है आप देख लें, एग्जैक्ट हूबहू वही है। यानी अब एक आम अहमदी मुसलमान जो है वो खलीफा के ओहदे पर फायज नहीं हो सकता। नो, नो, बिल्कुल भी नहीं। ओनली अच्छा, मिर्जा, अगर 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 मिर्जा अगर खानदान का अगर स्पर्म होना जरूरी अगर है। मिर्जा खानदान का जो स्पर्म है, हालांकि ये उस नबी को भी अपना नबी कहते हैं जिसमें किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल नहीं थी, तो उसमें अगर लड़का पैदा ना हो, लड़की पैदा हो जाए फिर? ये मुमकिन नहीं है ना। ओह। हाँ, ये मुमकिन नहीं है। वैसे अफाफ, आपने इतने छोटे से दो अल्फाज में ना आपने एक पूरा स्कैंडल जो है ना खड़ा कर दिया। ये अच्छा, मुझे मुमकिन मुझे नहीं मुझे है। हाँ, मुझे मुझे ये बताइएगा कि एक आम पाकिस्तानी मुसलमान के जहन में एक बड़ी, वो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी कादियानियों को इसराइल और अमेरिका सपोर्ट करते हैं, ये बरतानवियों की साजिश थी, अगर आप इनकी लड़कियों से शादी कर लेंगे तो ये आपको यूरोप में सेटल कर देंगे। ठीक है, मुझे 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 ये बताइएगा कि 1835 के अंदर कादियान में पैदा होने वाला एक शख्स जो एक क्लर्क की जॉब कर रहा था, वो 1889 में, यानी 44 साल की उम्र में, वो कौन सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था जिसकी बुनियाद पर उसने जमात अहमदिया की बुनियाद रखी? और क्या वाकई मिर्जा जो गुलाम अहमद थे वो अपने आप को नबी के ओहदे पर फायज समझते थे, और वो समझते थे कि पैगंबर इस्लाम के ऊपर सिलसिला नबूवत खत्म नहीं हुआ है?
असल में ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद एक कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी थे। ठीक है। कन्फ्यूज़्ड ही नहीं बल्कि न आपको पता ही इस तरह के सारे जो केस होते हैं, नफ्सियात में तो उनके पास हमारे पास उनके तमाम जवाब मौजूद हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं क्योंकि बहुत सी अकीदत जो है उसमें उनको जज़्बात उनके अंधे जज़्बात उबलने लगते हैं। लेकिन आप उनकी तहरीर पढ़ें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की, मैंने तो तमाम कुतुब उनकी पढ़ी हुई हैं, तमाम पढ़ी हैं उनके इश्तिहार। उनमें बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको आपको बड़ा क्लियर विज़न दे देंगी उस चीज़ का, अगर आप अकल रखते हैं कि वो क्या चक्कर चल रहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उस दौर का अगर आप देखें ना, इन चीज़ों को जो आप जो अंग्रेज़ों का पौधा जो कहते हैं, इसको आप समझने के लिए आपको उस दौर में समझना पड़ेगा, उस दौर में। उन्होंने चापलूसियाँ की अंग्रेज़ों हुँ, की, हकीकत यही है। वो दौर ही ये था, ठीक है? दरबारी दौर था। अब इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने भी आप अगर देखें, तमाम फ़िरके एक तरफ हैं, पहले ये शुरू में जो है हयाते मसीह के कायल थे। उनके ठीक है? एकदम इनको क्या हुआ कि वफ़ात मसीह के कायल हो गए, कैसे? क्योंकि जब हयात मसीह का आपने एक बड़ी उम्र तक आप उसके कायल रहे और उसके बाद आपको एकदम से हुआ कि भई हयात मसीह में तो कुछ नहीं रखा, सारे वही बीन बजा रहे हैं, कोई नई बीन बजाओ। तो इन्होंने जब उस आप पहली किताब इनकी निकाल के देखें जो इन्होंने पहली छापी है, उसके अंदर उन्होंने साफ लिखा हुआ है इस किताब में कि ये इस किताब को पब्लिश करने के लिए मैं 3 दफ़ा जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ चंदे की। उन्होंने 3 दफ़ा दिया, हर दफ़ा चंदा जो है मैं घर के कामों में यूज़ हो गया। मैं नहीं पब्लिश कर सका, अब लोग भी नहीं दे रहे मुझे, अब मुझे क पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है? अब जो हुआ है। अब देखें एक इंसान किताब छापने के लिए 3 दफ़ा चंदा ले रहा है। उसी के बच्चे उठ के ऑफशोर कंपनियाँ बनाते हैं, इतनी-इतनी हो जाते हैं, दू तो तीसरी नस्ल में आके। कौन-सा ऐसा अलादीन का चिराग था इनके हाथ आया? ये था कि दावा, ख़त्म नबूवत। पहले इन्होंने दावा किया था मुजद्ददियत का। पहला ठीक इनका है। दावा था मुजद्ददियत का कि मैं मुजद्दद हूँ, जो कि किसी ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि पहले भी इतने मुजद्दद आए हैं, एक और आ गया, क्या उखाड़ लेगा हमारा? हमने हुँ, पहलों को कौन-सा बड़ा बख्शा है कुछ। तो वो खामोश थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा दावा फिर इनके मुरीदों ने भी कहा कि उसमें तो इतना कोई हिल-जुल ही नहीं हुई। कोई और तो इन्होंने फिर दूसरा दावा किया है नबूवत का, उसको नाम क्या दिया? ज़िल्ली नबूवत। ज़िल कहते हैं साये को, नबूवत का साया मतलब क्या है? मैं पिछली नबूवत के साये के तौर पे आया हूँ, कोई नई शरीयत नहीं है, नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ मैं नबी हूँ, ज़िल्ली हुँ, नबी हूँ। अब बात ये है, सवाल ये है, कोई शरीयत नई नहीं है, कोई चीज़ नई नहीं है, तो फिर अकीदा क्यों है नया? हुँ, अकीदा तो नया है ना, फ़िरका तो नया हुँ, है ना, किस चक्कर में? क्या ज़रूरत थी कि एक ज़िल आने की, नए साये को आने की? क्या वही काम जो है बाकी नहीं कर रहे थे? तो आप भी कर लेते। लेकिन हुँ, जब इन्होंने ज़िल्ली नबूवत का दावा किया है, इस पे हिलजुल हुई है, शोर हुआ है, ये तमाम जो पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, जो इनके ऊपर जो पड़ी, फिर सिर्फ़ इनका यही दावा नहीं है, इनके दावों की पूरी सीढ़ी है भई। हुँ, ये सियासी गेम है और ये सियासत ही थी। आप देखें जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के साफ़ अपने जो अकीदतमंदों के लिए वो अहकामात हैं कि सियासत में हिस्सा ना लो और अपना मुल्क ये छोड़ के मत जाओ कादियान कभी ये वो। लेकिन हुआ क्या कि इनके बेटे जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद हैं, हुँ, जो पाक कायदे-आज़म के साथ थे जिन्होंने हमायत की सबसे पहले ये थे दूसरे खलीफा। और ये थे सियासी किस्म की शख्सियत, बहुत सियासतदान, ठीक है? अब इन्होंने मकसद क्या था? क्योंकि इनको चाहिए थी पोज़ीशन, इनको चाहिए था अब यहाँ पे तो अंग्रेज़ छोड़ के जा रहे हैं, अब हिंदुओं की जागीर हो गई ना, हिंदू अक्सरियत का मुल्क है, क्या हमें मतलब मिलना है यहाँ पे? इन्होंने सोचा ये 1.5 इंच की जो अपनी मस्जिद बनाएँ और फ़ौरन जाके हम ताकत लें वहाँ पे जाके। अब हुँ, इस चक्कर में ये कायदे-आज़म के साथ शामिल हुए थे और इन्होंने 2 कौमी नज़रिए की सबसे ज़्यादा हमायत करते हुए इधर आए थे। अब जब ये यहाँ आए हैं, अब देखें इनको मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो हैं, पहले कश्मीर कमेटी के सदर रहे हैं, आपको ये पता है? कश्मीर कमेटी के सदर कौन थे? अब हुँ, मेरे अपने नाना फुरकान फ़ोर्स में थे। फुरकान फ़ोर्स क्या थी? जिन्होंने क जहाद मतलब आके महाज़ पे लड़े थे कश्मीर के महाज़ पे, ठीक है? ये तमाम उस वक़्त बड़े फ़ौज के इवन के इन्होंने बटालियन अपनी बनाई हुई थी, अलग से फ़ौज इनके अंदर इनके पास असलहा था, हर चीज़ इनको प्रोवाइड की गई थी। लेकिन ताकत भी थी, इनके ओहदे भी थे, इनकी फ़ौज इनकी अपनी इंटरनल थी, इनको अंदर अपनी हुकूमत बनाने की इजाज़त दी गई। क्यों? क्योंकि इनको कश्मीर कमेटी का सदर कश्मीर कमेटी को इनको सदर बनाने का मकसद ही ये था कि इनके पास ऐसी जमात है जो कंट्रोल्ड है।
ये अपना एक हुक्म देते हैं, उसकी हुकूमत जाने देने को तैयार होती है। यानी ये पूरी जमात का कॉन्सेप्ट जो था कल्ट का, यहाँ से उन्हें पता था कि ये इनके पास जो पावर है वो कहीं और नहीं है। देखिए, अगर आप आम फिरके में हैं, आपके ऊपर कोई मौलवी कोई उठ के आपको कहता है, उसमें 10 लोग बीच में शामिल होंगे, 20 लोग इनकार करेंगे, ठीक है? हम्म, लेकिन जहाँ पे एक खलीफा के तौर पे कोई इंसान हुक्म देता है, वो सारी की सारी जमात जो है गड्ढे में छलांग मार देगी। और उनको पता था कि इनके पास ये ग्रुप है इस तरह का, हम्म, जोशीला, जो कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद इन्हीं का एक शेर है। मैं आपको इनकी आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता दूं। उन्होंने कहा है कि अकल का यहाँ पर काम नहीं, वो लाखों भी बेफायदा है। मकसूद मेरा पूरा हो, घर मिल जाए मुझे दीवाने दो। कि यहाँ पे हम्म, अक्लमंदों की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम जैसे निकल गए ना, कि यहाँ पे दो दीवाने हों, वो काम कर सकते हैं जो लाखों अकल मिलके नहीं कर सकते। ठीक है? हम्म, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। अब इनको यहाँ बना दिया, अब इनके कॉन्सेप्ट लेके जमात आगे चली, अब पूरा मफाद लिया। जमीनें जो वहां कादियान की तरफ जिनको लोगों को कह दिया छोड़ के आओ, उनको अपील ना करो, उनके नाम पे उनके साइन लेके यहाँ से उनकी जमीनें हथियाई। आपको ये भी पता है, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये जमात के अंदर। बहुत से अहमदी जो पहले पार्टीशन से पहले इंडिया में थे, हमारे पाकिस्तान, उनको कहा गया कि जिनकी जमीनें हैं उन्होंने इधर आ रहे हैं, तो इन्होंने उन लोगों से साइन लिए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपनी जमीनें क्लेम ना करें, आप साइन करके दे दें, आप जमात के साथ आ रहे हैं, कुर्बानी दें। अब उनके सिग्नेचर ले लिए और उनकी बिहाफ पे उनकी जमीनें खुद ली जमात ने। ये रियल बात बता रही हूँ आपको। ये तमाम काम चले हैं और उसके बाद इन्होंने पूरा अपना एक एजेंडा बनाया, तो लैंड माफिया है पूरा ये सिर्फ जो है। अब इसी तरह इन्होंने अंदर अपने मजबूत करते गए अपने। अब मिर्जा ताहिर अहमद का जो दौर था चौथे खलीफा का, जब भुट्टो ने करार दिया है, हम्म, भुट्टो ने इनको, अब वो दौर क्या था, मिर्जा ताहिर अहमद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के बेटे थे। वो भी इंतहा दर्जा के सियासी थे और हम्म, सियासतदान थे। भुट्टो के साथ उनके इतने ताल्लुकात गहरे थे कि उनके साथ बिल्कुल राइट हैंड के तौर पे इलेक्शन में काम किया था। और इनको पता था एहरारी जमात को और दूसरे जो खत्म नबूवत कहलाते हैं, इनको पता था कि जब ये बन गए, भुट्टो आ गया अक्सरियत में, तो इन्होंने जो है पावर ले जानी है। अब इनको कैसे नीचा करना है? दो पार्टियां हैं, दोनों सियासी। अब देखें, हम हम्म, मजहबी लेवल पे मत आए, मजहबी लेवल मैं उतार दीजिए। समझता हूँ। अब ये दोनों सियासत की गेम है, पावर की हम्म, गेम है। इनकी गेम थी कि हम जाके इनको पावर लें, वहां से मौलवी पार्टी की अपनी गेम थी कि हम पावर लें। अब दोनों को अपने हरीफ नजर आ रहे थे कि हरीफ कौन है, डायरेक्ट हरीफ ही है। अब हरीफ को कैसे आपने झुकाना है, क्योंकि देखें, आप इस पे मत जाएं कौन मजलूम है कौन जालिम है। हम्म, हमारे इस खित्ता पे, जितना पूरा बरे सगीर पाको हिंद का खित्ता है, इसका पानी इतना जहरीला है कि आप यहाँ पे किसी भी मजलूम को उठा लें, इसको जरा सी ताकत पकड़ाएं, उसके अंदर से भेड़िया निकलेगा, हम्म, आपको ही गर्दन तो उतार देगा आपकी। ये इनका हम्म, माइंड सेट है ये। इसलिए आप ये मत सोचें, हाँ ठीक है इस वक्त मजलूम है, जो गलत है, बेहैसियत इंसान वो नहीं होना चाहिए, किसी का हम्म, हक नहीं मारना चाहिए, हर किसी की जान महफूज रहनी चाहिए, हम्म, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो बात लॉजिकली प्रूवन है उन पे हम बात नहीं, हमें यहाँ उन बातों को भी जो है गुफ्तगू करने की या उनके ऊपर भी सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। अक्सर हमारे ही जो फ्री थिंकर्स हैं, जो हमारे ही लिबरल हजरात है ना, वो इस बात को कह के चुप कराते हैं, भी आप मजलूम है, आप किसी मजलूम को कहेंगी वो मजीद उसके ऊपर जुल्म करेंगी। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं तो 1989 में अभी उगी भी नहीं थी। उस वक्त जो खत्म नबूवत ने किया था, ना तो उस वक्त इंटरनेट था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था, ना फोन थे, लेकिन उन्होंने सैकड़ों घर जो है जला दिए ना, मेरे हम्म, कहने पे जलाए थे। जब वो उस वक्त कर रहे थे सारे काम, अपनी सियासत जो उनकी थी चल रहे थे, तो भाई हम क्यों ना ये चीजें अपने आप को, एक आम पब्लिक, आम इंसान का दर्द जो है, आम इंसान जिस पोजीशन में खड़ा है, हम क्यों ना बताएं। भाई एक आम अहमदी जो है वो किस तरह डबल विक्टिम है। अगर आप ये नहीं एक्सपोज करेंगे या इसको रियलाइज करेंगे, तो भाई आप भी उतने ही जालिम हैं जितने कि दूसरे कोई। इनकी पीठ में पीछे छुरा घोंपा गया है, हम्म, जिसकी का सबूत ये है कि इन्होंने जो बाद में, जो इनका एक ट्रेंड है कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं कि जो इनको धोखा मिलता है, तो इनकी बड़ी अजीबोगरीब किस्म के इल्हाम ढूंढने की एक बीमारी है कि फौरन अपनी किताबें खंगालते हैं और पुराने इल्हाम निकालते हैं। इसी तरह मिर्जा ताहिर अहमद ने एक खुतबे में बकायदा अपना एक कशफ बताया था, एक और इल्हाम बताए थे कि उसमें मिर्जा साहब के कोई इल्हाम थे कि कुत्ता है वो कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब
भुट्टो के बारे में ना, अब बंदा पूछे कि ये इल्हाम अब खलीफा थे, आपने पहले क्यों नहीं पढ़े जब उनके साथ आप बैठे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब बैठे सारे काम कर रहे थे? जी हाँ। आपको नहीं पता था वो कुत्ता है? आपने ये चीजें बाद में क्यों नहीं पढ़ी, पहले क्यों नहीं जी पढ़ी? हाँ, पहले जी पढ़ते हाँ, तो बच जाते। जी हाँ। तो ये चीज़ें, इसका मतलब है कि ये अपनी फिर वो खफ़गी, अपनी जो ख़िफ़्फ़त छुपानी होती है ना बाद में, क्योंकि आपको एक धोखा मिला है उस चीज़ से जो आप देखें, ये इनका ये तरीक़ा-ए-कार ही ये है। पहली बात तो ये कि आपने कहा है कि इनकी फ़ास्ट ग्रोइंग नहीं है, ये सिर्फ़ एक मिथ है, बनाई गई है, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, होला। मैं यहाँ 30 बरस हो गए कनाडा आए मुझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई यहाँ अहमदी होते नहीं देखा भई, सिवाय उनके कि जिनको लड़कियों ने शादियों के या लड़कों ने शादियाँ करके किया है। जो लव के हुँ, पीछे हुए हैं, प्यार-मोहब्बत की खातिर, इश्क की खातिर जिन्होंने हुँ, उस कुएँ में छलांग लगाई है। हुँ, सिवाय इसके और मैंने कोई नहीं देखा जो अपने तौर हुआ हो। तो भई ये कहाँ से आती हैं ये हौले? इसकी वजह ये है कि एक ज़माने तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इनके अंडर चली है। क्योंकि देखें, ऐस आप ये मत समझें कि ये आम गेम है। आपको बड़ा क्लियर, अब मेरी बात और से इसको सुन लें ताकि आपको सीन क्लियर हो। जब पाकिस्तान में एक कोई अहमदी मारा जाता है, एक, उसका शोर उठता है कि वो विक्टिम हुआ, अब्यूज़ हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत उनको एज़ अ विक्टिम के तौर पे उनकी प्रोसिक्यूशन में आता है, और एज़ बीइंग अ ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका जब शोर उठता है तो उनके मुताबिक ह्यूमन राइट कमीशन उस विक्टिम को ये कंपनसेट करता है कि आप आपके, क्योंकि वो थ्रेट में है, उसकी फैमिली, उनको कंपनसेट किया जाए, उसकी फैमिली को उठा के बाहर किसी मुल्क में आप ले आएँ। अब एक फर्द जो गया, उसके फ़ौत होने पर या उसके मारे जाने के बाद उसकी फैमिली के 8 या 10 लोग जो हैं इधर आ जाते हैं, जिनका सबूत ये है कि जब गढ़ी शाहू में हुआ था ये बम धमाका, ठीक है? जी उनके हाँ। कोई पता नहीं 8,000 के करीब लोग चार्टर में आए थे इधर, जो 100 बंदा 99 या 100 के करीब बंदा मारा गया था, और इतने लोग उनके आ गए थे यहाँ चार्टर में। ठीक है? उठा के उनको ले आए थे। एक 100 बंदे के पीछे अगर इतने आ जाते हैं, तो आप सोचें कि किस कहाँ से आए थे वो लोग, खानदान, उनकी बहन-भाई, हुँ, उनके जो करीबी रिश्तेदार उसमें आ जाते हैं। अब देखिए, एक बंदा मारा गया, वो तो मर हुँ, गया ना, उसने तो वापस नहीं अब आना। अब उसके बदले में अगर आपके 20 लोग आ रहे हैं, एक बंदे के बदले यहाँ, आपको जो बंदा वहाँ पता नहीं चंदे देता था कि नहीं, $100 भी, ₹100 भी कि नहीं, वो आपको कितने हज़ारों में बन गए ना, आप कन्वर्ट करें इस चीज़ को। मुझे तो बथेरी कहा गया, मैं तो पाकिस्तान गई थी, तो मेरे जो करीबी, जो वो बच्चे जिनके मैंने डायपर बदले हैं, या उन्होंने मुझे मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप दोबारा मुड़ के ना आना, मार देंगे आपको। मतलब ये इस किस्म के मुझे अ, मिले थे थ्रेट, ये बातें उनकी उनकी मिलने से, मुझे हुँ, देखने से। ये कॉमन सेंस यहाँ पे भी मुझे, मतलब जो रिश्तेदार थे, एक नहीं, मैं अब इन चीज़ों पे नहीं जाती, ये हर किसी के साथ होता है। जब भी आप कोई बात ऐसी करते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि जब आपने हकायक का सामना करना है ना, फिर आपको बड़ा सफाक होना पड़ता है। देखें, जमात अहमदिया के अंदर खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि जो आपकी नज़र में या किसी भी अकीदतमंद की नज़र में खुदा का है, खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है? हुँ, खुदा का तो हेयोला है सिर्फ। हुँ, आपके सर पे जो बैठा है वो खुदा है। आपको जो हुक्म दे रहा है वो खुदा है। आपने उसको नहीं टालना। आप देखें, अगर मैं किसी को कहूँ कि खुदा ने आपको कहता है आपने झूठ नहीं बोलना। आपने जो है अब सिंपल मिसाल ये है कि आप कुरान उठा लें इस्लाम की, ठीक है? इस्लाम कहता है कि भई तमाम अहले किताब जो हैं वो आप उनसे शादी कर सकते हैं। तमाम जो है मुसलमान जो है फ़िरके आपस में आप मिल बैठ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो माते अहमदिया में खलीफा कहता है तुमने खरी गैर अहमदियों से बात नहीं करनी, गैर अहमदियों से जो है उन ताल्लुक नहीं रखना, तुम उनसे शादियाँ भी नहीं कर सकते। तो देखें भी गैर अहमदी कौन है? आप भी गैर अहमदी हैं, ठीक है? बाकी भी गैर अहमदी हैं, मतलब उनके नज़दीक। तो भई जब आपको कुरान से ज़्यादा खलीफा की बात का पास है, तो खुदा कौन है? आप हुँ, खुद सोच लें। और वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी में बज़ाते खुद खुदा है, वो जो चाहे कर सकता है, उससे कोई नहीं पूछ सकता। जो चाहे वो, मतलब आप नहीं सवाल कर सकते उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे, क्योंकि पूरी जब है ही जागीर, आप उसकी जागीर हैं। उन्होंने घोड़े पालने वाले वो लोग हैं, तमाम उनकी अरबी नस्ल के, आप जाके रब्वा में देखें, रब्वा में अभी इन्होंने नया अस्तबल मिर्ज़ा मसरूर ने लंदन में खोला है, नया अस्तबल, अरबी नस्ल के घोड़े, आपको पता है कीमतें क्या हैं उनकी? ये हुँ, घोड़े मतलब इन्होंने घोड़े पाले हैं खोतों से चंदे लेके। चंदे देने वाले खोते हैं तो घोड़े पाल रहे हैं। इखलाक
क्या चीज़ है यार! आप सीधा सोचो, अब इख़लाक़ जो है ना, जो जब आप खुदाई के मुकाम पे होते हैं ना, फिर इख़लाक़ आप खुद अपने तय करते हैं। आप दूसरों को बताते हैं कि उनके क्या पैराए हैं। आप क्या कोई पैराए नहीं हो, आपके अपने लिए कोई हदूद नहीं होती, यही उनकी हैं। अगर मुझे कोई कहेगा, यानी वहाँ पे रहते हुए आम अहमदी के तौर पे अगर मैं देखूँ, रब्वा में रहते हुए उस दौर में जब मैं थी वहाँ 30 बरस पहले, हमारे दौर में किसी लड़की को वहां डाइजेस्ट पढ़ते देखते थे, उर्दू डाइजेस्ट। आप यकीन माने, उर्दू डाइजेस्ट पढ़ लेते थे तो वो लड़की के किरदार की जो है ना, वो डेफिनेशन वहीं से होती थी। जो लव स्टोरीज और वो कहानियां पढ़ रही है लड़की, वो लड़की भाग जाएगी घर से। जिस लड़की ने अगर कोई बात कर दी, कोई मत आपने जो आपने पढ़ना है कोर्स का, सिवाय मिर्जा खानदान के हदूद अरबे के, आपको बाहर की दुनिया का कोई हदूद अरबा पता ही नहीं था। आपकी पूरी कुल कायनात सिर्फ रब्वा है, ठीक है? उसी हदूद अरबे में रह रही हैं। आप बाहर का सोचते थे तो आपकी यहीं से तय हो जाता था। जहाँ पे मूवीज़ तक देखनी हराम थी, रब्वा में एक दुकान थी हमारे दौर में, जो वीडियो जहाँ पे उस दौरान वीसीआर या टीवी देते थे रेंट पे ये मूवीज़, और उसके ऊपर अमूर आमा जो नज़ारत है उसका पहरा होता था। कौन, कहाँ, कब, कितने बजे मूवी लेके गया, जबकि कोई भी जो मिर्ज़ा खानदान में कोई भी मूवी आती थी सबसे पहले वो देखते थे। ठीक है? अब देखिए उनके घर फ्री हैं। अब शाम के वक़्त अंटीनों के मुँह घूम जाते थे, आप देखें लोगों के, क्योंकि आपके अंटीनों से उन्हें पता लग जाता था कि किस तरफ रुख है और क्या कैच कर रहा है वो अंटीना। हुँ, इतनी सख्ती जहाँ पे हो, दाढ़ियाँ, टोपियों पे तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि बड़ी-बड़ी अमूरे अम्मा ने उल्टे लटका के छतरोल की हुई है उन लोगों की, हुँ, उस दौर में जिनकी दाढ़ियाँ नहीं उनकी होती थी या टोपियाँ सरों पे नहीं होती थी। तो इतनी सख्तियाँ जहाँ हों, वहीं पे हुँ, उनके मिर्ज़ा साहब के, मिर्ज़ा नासिर जो तीसरे खलीफा थे, मिर्ज़ा नासिर, उनके बेटे हैं मिर्ज़ा लुकमान, जो निदा के जो वालिद साहब हैं, निदा, पता है ना, निदा अल नसर के वालिद जो है वो मिर्ज़ा नासिर के बेटे थे। उनका बाकायदा अखबार का ये खबर बता रही हूँ आपको, उस दौर में अखबार में आया था उस दौर में कि मिर्ज़ा नासिर अहमद के पास एक गाड़ी होती थी, उनके एक मुरीद ने दी थी, जर्मनी से भेजी थी, मर्सिडीज ब्लैक कलर की। वो मशहूर था खलीफा की गाड़ी, रब्बा में एक ही मर्सिडीज थी ना जिस पे जाते थे। तो वो गाड़ी हीरा मंडी लाहौर में पाई गई अक्सर ना। तो वो हुँ, हेरारी जो थे वो तो जमात की, आपको पता है वो टो में रहते थे हर वक़्त के, कहाँ जाते हैं। उन्होंने तस्वीरें खींच के अखबार में दे दिया, अभी इनका खलीफा हीरा मंडी का मोतक़िद है, वहाँ आता है। वो जमात एकदम घबरा गई उस दौर में, ये क्या आ गया, मतलब तस्वीरें देख के। जब तफ्तीश हुई तो पता लगा कि खलीफा साहब नहीं, खलीफा के बेटे जाते हैं, क्योंकि ये लाहौर में पढ़ते थे, अपने हुँ, अब्बा की गाड़ी लेके गए तो वहाँ हीरा मंडी। अब देखें, जहाँ भी उनके अपने घरों में आप हीरा मंडी पे जा रहे हैं, वहाँ मूवियाँ भी चल रही हैं। उनकी मिर्ज़ा खानदान की बेशतर, मिर्ज़ा ताहिर की बेटी सूबा, मिर्ज़ा लुकमान की बेटी, मिर्ज़ा अनस की बेटी, ये मेरी क्लास फेलो रही हैं। रब्बा में पढ़ी हैं साथ। हर जो पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का कोई एक्ट्रेस हो, पाकिस्तान के कोई गेम हो, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलते थे, उनके घरों में आके ठहरते थे। हुँ, उनको शहाना तौर पे प्रोटोकॉल मिलते थे। आपके घरों में फुल जो है माहौल अय्याशी वाला है। आप रब्वा से बाहर जाती हैं, आपके पर्दे उतर जाते हैं। आपको फुल, आपके घरों के अंदर भी आपका रहन-सहन जो है ऐसा है, जिस हुँ, तरह आपको लगे कि आप किसी चकले में रह रहे हैं। हुँ, ठीक है? लेकिन आपको बाहर की दुनिया के लिए आपने इतना लिबादा ओढ़ा हुआ है नमाज़, मुत्तकी, परहेज़गारी का, कि आपको इतना डबल एक झोल है उन मतलब हुँ, वहाँ की ज़िंदगी में, कि आपको एक, आप अगर जानते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे रही, उन लोगों के साथ दोस्तियाँ थी, देखा उनको करीब, जब मैं देखती थी डबल स्टैंडर्ड के, मेरे लिए तो इतनी सख्ती है, और वहाँ तो ज़िंदगी अय्याशी है भई, ये हुँ, क्या है? तो यहाँ से आपका खुद ही आपको हो जा नफ़रत होने लगती थी। देखिए, मैं सबसे पहले ये सफ़र मैं अपने से तय किया, मैंने किसी को नहीं कहा, कभी नहीं हुँ, कहा मैंने किसी को। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जाके तबलीग करूँ या जाके कहूँ कि ये करो, वो करो। जो करना है, अगर मुझे कोई रास्ता अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, ये मेरा नज़रिया है, तो मुझे उस पर अमल करना है पहले। खुद देखना है कि एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है? अगर मैं राइट हूँ तो खुद ही मैं कायल हो जाऊँगी अपनी दलील की। मैंने ये करके देखा है कि मैं जब थी, जिस गड्ढे में थी, जिस जगह पर थी, मेरे लिए दुनिया जो थी वो दरिंदों की तरह थी मेरे लिए। मुझे ये बताया गया था कि हर गैर अहमदी, जो नॉन अहमदी है, वो तुम्हारे लिए दुश्मन है, वो काफ़िर है, वो तुम ही मत जो हो, तब से एक वो सर के ऊपर नरगिसियत का ह्योला था। फिर मैं एक बीइंग अ वुमन, आप ये भी सोचें कि डबल, एक होता है ना एक अहमदी होना, उसके बाद एक औरत होना, एक अलग स्टेप था।
लेकिन मैं उन चीज़ों पे ओवरकम आई, मैं मुझे ही वो चीज़ें नहीं रास थी, बाहर आई जिस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं रॉन्ग हूँ, मैंने उसको एडमिट किया और अपना जो है मैंने उन चीज़ों को अनडू करना, ये कल्ट है भई। आप हुँ, मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ ना हो, यहाँ पे जितनी शिद्दत से इनकी मज़ाहमत होती है, आम लोग समझ ही नहीं सकते। आप लोग क्या समझते हैं, मैं आपको अक्सर ये बात ओपनली कहती हूँ कि आप लोग ये समझते हैं ना कि तालिबान जो हैं वो खौफनाक हैं। नहीं, तालिबान क्या है? मेरी नज़र में वो खौफनाक नहीं है। उनके भई आपको गन मारेंगे, आपकी जान उसी टाइम ले लेंगे। आप खत्म हुए, दुनिया खत्म। लेकिन ये जो ज़िंदगी जीना, तिल-तिल मरना, नफ़्सियाती कत्ल करना, ये ज़्यादा सफ़ाक है, ज़्यादा खौफ़नाक है और वो मैंने अपना गुज़री हूँ उस टाइम से। मैंने देखा हुँ, है, तिल-तिल मर के देखा है, उस टाइम से गुज़री हूँ, फ़ेस की हैं चीज़ें और मैं इस चीज़ को बार-बार कहती हूँ, ये तिल-तिल मारना किसी को, ये ज़्यादा सफ़ाक है और ये नफ़्सियाती कत्ल होता है यहाँ पे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोग देखे हैं, जिनका सोशल बायकॉट हुआ ज़रा-ज़रा सी बात पे, मामूली चीज़ों पे। और उनके ब्रेन हैमरेज हुए, हार्ट अटैक हुए, उनकी मेमोरी लॉस हुए। कानून जो होता है ना ये चलता है सबूतों के बिहाफ पे और यहाँ पे जो लोग ऐसे कनिंग किस्म के होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे जिस तरह अब निदा का वाक़या है आपके सामने है ना, निदा का आपके सामने ऑडियो आपके सामने आई ना उसमें क्या गुफ्तगू थी, सबको पता है ना प्रूफ है। लेकिन हुँ, क्या हुआ? भई उन्होंने के पास इतना पैसा है, उन्होंने अपने ऐसे वकील लिए हैं, जिनके लिए उन्होंने उस लड़की जो कह रही है उसके लिए वो बचपन की इवन के हिस्टोरिकल रेप था, वो सब कह रहे थे उस पे जो हुआ। लेकिन क्या हुआ? वकील आपके पास पैसा है भई, पैसे के सामने हुँ, क्या दलील है? यहाँ भी कानून आप ये मत समझें कि कानून आप जितनी बड़ी आपके पास पैसा होगा या जितनी आपके पास ताकत होगी, पैसा डिफाइन करता है। आप हुँ, ओजे सिम्पसन की मिसाल देख लें, यहाँ का ओजे सिम्पसन का वाकया वो निकाल लें ट्रायल पहले, ठीक है? उसको हर किसी को पता था, हर कोई ओपनली कहता था उसने अपनी बीवी को मारा है, ठीक है? आपने किसी नॉन अहमदी से शादी तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, आपने बात भी नहीं करनी। और जो कुछ शादियाँ हुई थी ना किसी की, तो उनसे बाकायदा तलाक़ें करवाई गई थी। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, जिनकी बेटी की शादी हुई उनके फर्स्ट कज़न से और वो नॉन अहमदी थे। जब शादी हुई, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको अहमदी करने की, नहीं हुई, तो बच्चों के बावजूद जो थी, लड़की ने डिवोर्स ले ली और मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने उस लड़की को मुजाहिदा का लक़ब करार दिया, जो अपने शौहर और बच्चे छोड़ आई, क्योंकि अक़ीदे के पीछे। तो ये उस ज़माने की बात बता रही हूँ कि ये कांसेप्ट था। फिर ये टाइम आया कि जब इन्होंने देखा कि अब तो जी हमारी ना बैतें हो रही हैं, ना कोई अहमदी होता है। आ जाके वही लोग हैं बेचारे नौजवान जो इश्क में ही खींच-खींच के लेके आ रहे हैं अपने। तो ये तो बड़ी पावरफुल गेम है भई इश्क की जो है, तो इसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए हम। काम आती तो लेफ्ट ट्रायंगल कर लो। तो हुँ, इन्होंने फिर उसका इस्तेमाल शुरू किया करना कि ये सही तो है, लेकिन अब इसको कैसे अपने दायरे में लेके आना है। अब इसका तरीका क्या रखा है, अब जो रिसेंटली पहले तो शुरू में नहीं आप बैत करवाएँ, उनकी बैत करवानी ज़रूरी है। अब इन्होंने ये तरीका निकाला है कि आप शादी करना चाहते हैं, पहले तो लड़के कर सकते थे, लड़के जाके कर लें, लड़कियाँ नहीं कर सकती। अब लड़कियाँ भी कई जो हैं बेचारी अनमैरिड बैठी हैं इन्हीं चक्करों में। अब इन्होंने तीसरा ये निकाला है, स्टेप अगला कि आप शादी करना चाहती हैं या लड़के हों या लड़की हों, आप करें। 2 साल के चंदे और बैत फॉर्म पे साइन। ये जो बैट फॉर्म पे साइन, आप बैट फॉर्म को ऐसे मत समझें कि बैट फॉर्म पे साइन ऐसे ही है, वो जो लव जिनके जो इश्क में मुब्तला हैं, वो तो समझते हैं ना कि भाई ये ऐसी गेम है, क्या कर लेंगे, चंदे दे देंगे, पैसे जिस तरह आपने जाया भी हो जाते हैं और फिर भी 2 साल हमने कौन सा जाना है, नहीं। जब आप साइन करते हैं ना, ये आप उनकी कैलकुलेशन में आ जाते हैं और यही जो नंबर्स हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो नंबर फास्ट ग्रोइंग में जाते हैं, ये हुँ, वो नंबर हैं जो कभी आते नहीं है। ये मस्जिदों में नहीं आते, कभी आप देखेंगे नहीं इनको, कभी शक्लें नज़र नहीं आएँगी, बड़ी से बड़ी हुँ, मस्जिदें वीरान होंगी, लेकिन फ़ास्ट ग्रोइंग में है भई, कैसे? हुँ, जो अपने तौर खुदा हैं और जब तक जहालत ज़िंदा है, अक़ीदत ज़िंदा है, इनको कोई ख़तरा नहीं है, कोई हुँ, ख़तरा नहीं है इनको, क्योंकि ये गेम है अक़ीदत की, जहालत की, जितनी कंट्रोल की। इनका कंट्रोल करने का आप तरीका देखें, तो हुँ, आपको इंतहाई खौफ़नाक है। अम, इनके अंदर भी इंतहाई सफ़ाकियत के अलावा आपको स्कैंडल भी नज़र आते हैं। एक वक़्त था कि स्कैंडल बाहर नहीं आते थे और इनको बड़ा फ़ख्र होता था, हम तो बड़े भई मुत्तकी हैं, देखो हमारी बात नहीं सबके आती, हम लोग आम पब्लिक जो है न्यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें, हम में नहीं। भई आपके पास कोई मीडिया ही नहीं, आज़ादी नहीं है, आपके पास कोई हुँ, बात नहीं करता, रफ़्वाह के अंदर कोई पर नहीं मार सकता सहाफ़ी। उस ज़माने में हुँ, कोई बातें बाहर नहीं जाती हैं आपके स्कैंडल, सारी जमात छुपा देती है, अंडर द कारपेट कर देती है, तो कैसे बाहर आएँगी?
तो अब हुँ, जब से ये बातें बाहिर आने लगी हैं, निदा की आपको ऑडियो सामने थी ना, इससे बड़ा सबूत क्या हुँ, है कि इनकी मिर्ज़ा ख़ानदान की लड़की जो है, एक खलीफ़ा की नवासी, एक खलीफ़ा की पोती, वो हुँ, अपने मुँह से इज़हार कर रही है कि भई ये तो अंदर कसरे खिलाफ़त, जो हुँ, मिर्ज़ा कसरे खिलाफ़त क्या है? रब्वा में कसरे खिलाफ़त कहते हैं, जो वो पूरा एरिया है सदर का, जिसके अंदर तमाम मिर्ज़ा साहब के घराने हैं, मिर्ज़ा ख़ानदान के। वो एक ही जगह में घराने हैं, हुँ, उनके गिर्द उन्होंने बाड़ लगाई हुई है। जैसे आपने कोविड के दिनों में देखा था ना, रेड लाइट एरिया जैसा पूरा एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया, या कोविड के दिनों में लॉकडाउन कर दिया जाता है, इस तरह इन्होंने अपना पूरा एरिया जो कसरे वो ए खिलाफत का, उसके गिर्द पूरी लगा के बाउंड्री उसको डिफाइन किया हुआ है कि ये हुँ, कसरे खिलाफत है, खिलाफत का एरिया है, जहाँ मिर्जा खानदान के घराने हैं, उनकी कोठियां हुँ, हैं। अब वो एरिया जो है बकौल निदा के रेड जोन एरिया है। मेरे ख़ानदान में बाकायदा कत्ल हुआ, और वो एक लंबी उनको जिनको शहीद कहते हैं, जिनको मतलब उनके शहादत का रुतबा करार दिया, वो अलग बात है कि उनकी पर्सनल वो मामला था, जो बाद में पता लगा पुलिस रिपोर्ट में। लेकिन जब बॉडी आती है रब्बा, इनका ये ट्रेडिशन है कि जो भी शहीद जिसको आप शहादत करार देते हैं, वो रब्बा लाई जाती है पूरे प्रोटोकॉल से। ला के जनाजा पहले बाहर दफन किया, बहिश्ती मकबरा इनको कहते हैं, जिनके अंदर आपने उन लोगों की बॉडीज लेके जानी है जिनको आप बहिश्ती कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक बहिश्ती कौन है? जिनका माल आपके कब्जे में है भाई, सिंपल बात है, ठीक है? जो माल आपको दे गए हैं वो बहिश्ती हैं। अब जिन्होंने माल नहीं दिया वो बाहर है, आउट ऑफ द हुँ, बाउंड्री है। अब उनको, क्योंकि उनकी जान तो गई थी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अभी इनके पास नहीं आई थी, ठीक है? हुँ, वो प्रॉपर्टी का हिसाब करने तक उनकी बॉडी बाहर रखी, बाहर रखे, प्रॉपर्टी पूरी हुई, हिसाब पूरा हुआ, जितना बनता था इनकी पॉकेट में आया, फिर उनकी बॉडी वहां से उठा के अंदर लेके गए। और इस तरह की कई मिसालें हैं, कई दफा तो कितनों को कई कई दिन होल्ड पे रखा है बॉडीज को, पहले उनका माल हमें मिले, लाश पड़ी रहे बाहर। 3 महीने का आपके पास नोटिस है कि अगर आप 3 महीने तक चंदा नहीं देते, आप जमात से बाहर हैं। और चंदा देना आपकी बुनियादी जुज़्व है। आप देख लें थे वो उनके जो बड़े मशहूर एक वो हैं मुरब्बी, उनका काहिलुं साहिब है, उनका आपको मिल जाएगा, मैंने लगाया हुआ है अपनी वॉल पे भी। वो उन्होंने कहा एक अहमदी जब फ़ौत होता है तो अल्लाह मियाँ उनसे क्या सवाल करता है? तबलीग की थी, चंदा दिया था, तुम जाओ जन्नत में। आपकी इनकम पे जो आप देंगे, और वो भी इनकम वो जो आपने टैक्स बाद में देना है, पहले इनको देना है। आखिर में क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, ना किसी पे मैं जो हूँ बेजा तनकीद करती हूँ। मैं वही बात करती हूँ जो मैं जिससे गुज़री हूँ, जिसको मैंने फ़ेस किया है, जिन चीज़ों स ने मुझे आँखें खोलने पर मजबूर किया है। हुँ, और वो चीज़ें अगर किसी को तकलीफ़ देती हैं, तो भई उनकी आँखें बंद हैं, वो खोलना नहीं चाह रहे, सिर्फ़ इतना फ़र्क है। लेकिन इसको दुश्मनी कहना, इसको मुखालफत कहना या समझना, या एक इस नज़रिए से लेना, ये हमारी हमाकत होती है। ठीक क्योंकि मुझे दुश्मनी से कुछ नहीं मिलना।